राजा ने ओधे सिंह की तरफ देखा और कहा, क्यों भीम सिंह, तुम्हारा भी यही ख्याल है कि हमारे सिपाही अरबों के मुकाबले में कमज़ोर हैं? भीम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, पिताजी अरबों के साथ पुरअमन रहने में भलाई समझते हैं, वरना हमने भी तलवारों के साए में परवरिश पाई है। अगर अरब मौत से नहीं डरते तो हमें मारने से पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा ने कहा, शाबाश, देखा ओधे सिंह, तुम्हारा बेटा तुमसे बहादुर है। ओधे सिंह ने जवाब दिया, महाराज के मुंह से ये सुनकर मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन सेनापति के फराइज का एहसास मुझे मजबूर करता है कि मैं महाराज के सामने आने वाले खतरात को घटाकर पेश ना करूं। भीम सिंह अभी बच्चा है, उसने अरबों को लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं मकरान की जंग में ये देख चुका हूं कि आम अरब सिपाही हमारे बड़े से बड़े पहलवान का मुकाबला कर सकता है। मकरान पर अरबों ने कुल 600 सवारों के साथ हमला किया था और राजा के 4000 सिपाहियों को तिनकों की तरह बहा ले गए थे। जयराम को आप देर से जानते हैं, हमारे नौजवानों में इससे बढ़कर तलवार का धनी और कोई नहीं। अगर वो अरबों से इस कदर मरऊब है तो इसकी वजह यह नहीं कि वो बुज़दिल या महाराज का नमक हराम है, इसकी वजह यह है कि वो अरबों से बिगाड़ के खतरे का सही अंदाजा कर चुका है। राजा ने तल्ख लहजे में कहा, तुम मेरे सेनापति हो, वजीर नहीं, और मैं इन मामलात में तुम्हारी समझ से काम नहीं लेना चाहता। अगर बुढ़ापे में तुम्हारी हिम्मत जवाब दे चुकी है तो तुम्हें इस ओहदा से सबकदोश किया जा सकता है, और तुम्हें यह भी हक नहीं कि तुम जयराम जैसे सरकश, गुस्ताख और बुज़दिल की सिफारिश करो। वो जो कुछ हमारे सामने कह चुका है वो उसे बड़ी से बड़ी सजा देने के लिए काफ़ी है। ओधे सिंह राजा के तेवर देखकर सहम गया। उसने कहा, महाराज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको मेरे मुताल्लिक गलत फहमी हुई है। मैंने इतनी बातें करने की जुर्रत इसलिए की कि अभी तक आपने अरब के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया। अगर आप ऐलान जंग कर चुके होते तो मेरा फ़र्ज़ है, और सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ नहीं बल्कि हर सिपाही का यह फ़र्ज़ है कि आपकी फतह के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। जयराम की गुस्ताखी का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वक्त आने पर वो भी एक वफादार राजपूत साबित होगा। अगर आप अरबों के साथ जंग का फैसला कर चुके हैं तो हमें आज ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम अरबों को ऐसी शिकस्त दें कि वो फिर सर उठाने के काबिल ना हो सकें। इस मकसद के लिए हमें अफवाज को मुनज़्ज़म करने के अलावा शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान के तमाम छोटे और बड़े राज्यों का ताउन हासिल करना चाहिए। वो सब आपका लोहा मानते हैं और आपके झंडे तले जमा होकर लड़ना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझेंगे। हमें काठियावाड़ के राजा को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसने आपको तहाइफ नहीं भेजे, खिराज भेजा है। अगर आप जयराम का जुर्म माफ़ कर दें तो उसकी वसातत से जंग में भी महाराजा काठियावाड़ का ताउन हासिल किया जा सकता है। राजा ने कदरे मुतमईन होकर कहा, अब तुम एक राजपूत की तरह बोल रहे हो, लेकिन जयराम अरबों के साथ मिल चुका है। अगर उसे माफ़ भी कर दिया जाए तो इस बात का क्या सबूत है कि वो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। हाँ, मैंने सुना है कि वो एक अरब नौजवान की दोस्ती का दम भरता है। अगर वो उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए और उसे तलवार के मुकाबले में मगलूब करे तो मैं उसे छोड़ दूंगा। महाराज, वो आपका इशारा पाकर पहाड़ के साथ टक्कर लगाने के लिए भी तैयार होगा। बहुत अच्छा, हम तुम्हारी सिफारिश पर उसे मौका देंगे। कल हम जयराम की नेक नियति के अलावा तलवार चलाने में एक अरब की महारत भी देख लेंगे। राजा ने उसके बाद मजलिस बर्खास्त की और उठकर महल के दूसरे कमरे में चला गया। अगले दिन राजा दाहिर ने बरहमन आबाद के महल के एक कुशादा कमरे में दरबार मुनअक़िद किया। सिंध की दारुल हुकूमत उर्दुर से उसका वजीर भी बरहमन आबाद पहुंच चुका था। वजीर, सेनापति और बरहमन आबाद के उमरा हस्बे मरातिब तख्त के करीब कुर्सियों पर रौनक अफरोज थे। वजीर और सेनापति के बाद तीसरी कुर्सी, जिस पर पहले बरहमन आबाद का गवर्नर बैठता था, अब देवल के गवर्नर को दी गई थी, और बरहमन आबाद का गवर्नर राजा से चंद बालिश्त दूर हो जाने पर यह महसूस कर रहा था कि कुदरत ने राजा और उसके दरमियान पहाड़ खड़े कर दिए हैं। राजा के बाएं हाथ पांचवी कुर्सी पर भीम सिंह विराजमान था। बाकी उमरा बाएं तरफ दूसरी कतार में बैठे हुए थे। कुर्सियों के पीछे 15-20 ओहदेदार दाएं बाएं दो कतारों में खड़े थे। तख्त पर राजा के दाएं और बाएं दो रानियां रौनक अफरोज थीं। एक हसीन व जमील लड़की राजा के पीछे सुराही और जाम लिए खड़ी थी। दरबारी शायर ने मुतरन्नम आवाज में राजा की तारीफ में चंद अशार पढ़े। उसके बाद कुछ देर रक्स और सरूद की महफिल गर्म रही। राजा ने शराब के चंद जाम पिए और कैदियों को हाजिर करने का हुक्म दिया। सिपाही जुबैर को पाबा जंजीर दरबार में ले आए। उसके थोड़ी देर बाद जयराम दाखिल हुआ। जुबैर की तरह उसके हाथों और पाँव में जंजीरें ना थीं, लेकिन उसके आगे पीछे नंगी तलवारों का पहरा जुबैर को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि उसकी हालत उससे मुख्तलिफ नहीं। राजा ने प्रताप राय की तरफ देखा। ये हमारी ज़ुबान जानता है? उसने उठकर जवाब दिया, जी महाराज, ये अजनबी ज़बानें सीखने में बहुत होशियार मालूम होता है। राजा ने जुबैर की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जुबैर, उसने जवाब दिया। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम हमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन थे। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देवल की बंदरगाह पर हमारे जहाज क्यों लूटे गए और हमें कैदी बनाकर हमारे साथ ये वहशियाना सलूक क्यों किया जा रहा है? राजा ने कदरे बेचैन होकर जवाब दिया, नौजवान, हम पहले सुन चुके हैं कि अरबों को बात करने का सलीका नहीं।
लेकिन तुम्हें अपनी और अपने साथियों की खातिर जरा होश से काम लेना चाहिए। जुबैर ने कहा, हमारे साथ जो सलूक किया गया है, अगर आपको इसका इल्म नहीं तो ये और बात है, वरना हकीकत यह है कि देबल के गवर्नर ने बगैर किसी वजह के हम पर दस्त दराजी की। अगर आपको हमारे मुताल्लिक कोई गलत फहमी हो तो हम उसे दूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सिंध की तरफ से ये कदम हमारी गैरत का इम्तहान लेने की नीयत से उठाया गया है तो हम वाली सिंध को ये यकीन दिलाते हैं कि हम हिंदुस्तान की अछूत नहीं जिनकी फरियाद उनके गले से बाहर नहीं आ सकती। आज तक हमारे साथ ऐसा सलूक करने की जुर्रत किसी ने नहीं की, और सिंध की सल्तनत को मैं ऐसी सल्तनत नहीं समझता जो ईरान की जिरहें और रोमा के खुद काटने वाली शमशीरों की ज़रब बर्दाश्त कर सके। वो कौम जो रूए ज़मीन के हर मजलूम की दादरसी अपना फ़र्ज समझती है, अपनी बहू बेटियों की बेइज्जती पर खामोश नहीं बैठेगी। राजा ने वजीर की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, सुनो, एक कैदी हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। वजीर ने जवाब दिया, महाराज, ये अरब बहुत बातूनी हैं। ईरान और रोम की फतूहात ने इन्हें मगरूर बना दिया है, लेकिन इन्हें सिंध के शेरों से वास्ता नहीं पड़ा। जुबैर ने जवाब दिया, हमने देबल में शेरों की शुजात नहीं देखी, लोमड़ियों की मक्कारी देखी है। जुबैर के इन अल्फाज के बाद तमाम दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ओधे सिंह मौका की निजाकत महसूस करते हुए उठा और हाथ बांध कर कहने लगा, महाराज, चंद दिन कैद में रहकर यह नौजवान अपने होश व हवास खो बैठा है, और फिर आप ये भी जानते हैं कि जिस सिपाही की तलवार कुंद हो उसकी जुबान बहुत तेज होती है। जुबैर गुस्से की हालत में ओधे सिंह की दोस्ताना मुदाखलत का मतलब ना समझा और बोला, मुझ पर पीछे से वार किया गया है, वरना मेरी तलवार के मुताल्लिक तुम्हारी ये राय ना होती। प्रताप राय ने उठकर कहा, महाराज, ये झूठ कहता है, हमने इसे लड़कर गिरफ्तार किया था। जुबैर ने गुस्से और हिकारत से कांपती हुई आवाज में कहा, बुज़दिल आदमी, तुम इंसानियत का जलील तरीन नमूना हो। मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर खौफ और हिरास के आसार जाहिर हैं। लोमड़ी शेर को पिंजरे में भी देखकर बदहवास है। मेरा सिर्फ एक हाथ खोल दो और मुझे मेरी तलवार दे दो, फिर इन सब को मेरे और तुम्हारे दावा की सदाकत मालूम हो जाएगी। प्रताप राय फटी फटी निगाहों से हाजिरीन दरबार की तरफ देख रहा था। बरहमन आबाद का गवर्नर जुबैर की आमद को ताईद गैबी समझ रहा था। उसने उठकर दरबार का सकूत तोड़ा और कहा, महाराज, ये खश्तरी धर्म की तौहीन है कि एक मामूली अरब भरे दरबार में सरदार प्रताप राय को बुज़दिली का ताना दे। आप सरदार प्रताप राय को इजाजत दें कि वो इसका दावा झूठ साबित करके दिखाएं। ओधे सिंह को प्रताप राय से कम नफरत ना थी, लेकिन वो जयराम को राजा के अताब से बचाना ज्यादा जरूरी ख्याल करता था, और उसे बचाने की उसके जहन में यही सूरत थी कि जयराम जुबैर का मुकाबला करके राजा के शकूक रफा कर दे कि वो अरबों का दोस्त है। उसने उठकर कहा, महाराज, बरहमन आबाद के हाकिम का ख्याल दुरुस्त नहीं। सरदार प्रताप राय का रुतबा ऐसा नहीं कि वो एक मामूली अरब से मुकाबला करे। ये इनकी तौहीन है। इस नौजवान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारे पास हजारों नौजवान मौजूद हैं। अगर महाराज को नागवार ना हो तो आप जयराम को यह साबित करने का मौका दें कि वो मलीच अरबों का दोस्त नहीं। राजा ने जवाब दिया, तुम कई बार जयराम की सिफारिश कर चुके हो, लेकिन उसकी बातें ये जाहिर करती हैं कि वो अरबों से बहुत ज्यादा मरूब है। क्यों जयराम, तुम अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए तैयार हो? जयराम ने मुल्तजियाना अंदाज में कहा, महाराज, मैं आपके इशारे पर आग में कूद सकता हूँ, लेकिन जुबैर मेरा मेहमान है और मैं इस पर तलवार नहीं उठा सकता। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। ओधे सिंह ने दिल बर्दाश्ता होकर जयराम की तरफ देखा। राजा ने चिल्लाकर कहा, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ, इसका मुंह काला करके पिंजरे में बंद कर दो और शहर की गलियों में फिराओ। कल इसे मस्त हाथी के सामने डाला जाएगा। ओधे सिंह, तुमने इस अरब के सामने हमें शर्मसार किया, और प्रताप राय, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम देबल में इसे नीचा दिखा चुके हो। अब तुम्हारी तलवार नियाम से बाहर क्यों नहीं आती? तुम सबको सांप क्यों सूंघ गया है? नौजवान भीम सिंह ने उठकर तलवार बेनियाम की और कहा, महाराज, मुझे इजाजत दीजिए। भीम सिंह की देखा देखी तमाम दरबारियों ने तलवारें खींच ली। सबसे आखिर में प्रताप राय ने तलवार निकाली, लेकिन उसकी निगाहें राजा से कह रही थीं, अन्नदाता, मेरे हाल पर रहम करो। दरबारियों को राजा के इशारे का मुंतजर देखकर जुबैर ने अपने होंठों पर एक हिकारत आमेज मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बस अब जाने दीजिए। मुझे यकीन हो गया है कि अपने हरीफ को पाबा जंजीर देखकर आपके दरबारी बुज़दिल कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन कुदरत लोमड़ियों के सामने शेरों को हमेशा बांध कर पेश नहीं करती। भीम सिंह ने कहा, महाराज, इसकी बेड़ियां खुलवा दीजिए, मैं इसे अभी बता दूंगा कि शेर कौन है और लोमड़ी कौन। राजा के इशारे पर सिपाहियों ने जुबैर की बेड़ियां उतार दी और उसके हाथ में एक तलवार दे दी गई, लेकिन वजीर ने कहा, महाराज, आपके दरबार में मुकाबला ठीक नहीं। राजा ने जवाब दिया, ठीक क्यों नहीं? इसी दरबार में हमारे सिपाहियों को बुज़दिली का ताना दिया गया है और हम ये चाहते हैं कि यहीं इसका इंतकाम लिया जाए। महाराज, इंतकाम इस नौजवान को लड़ने का मौका दिए बगैर भी लिया जा सकता है। राजा ने जवाब दिया, नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि अरब तलवार किस तरह चलाते हैं। भीम सिंह कुर्सियों के दरमियान खुली जगह में आ खड़ा हुआ और उसने तलवार के इशारे से जुबैर को सामने आने की दावत दी।
जुबैर ने राजा की तरफ देखा और कहा, इस नौजवान के साथ मुझे कोई दुश्मनी नहीं, मेरा मुजरिम प्रताप राय है, आप इसे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाते हैं? भीम सिंह ने कहा, बुज़दिल, तुम सिर्फ बातें करना जानते हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अगर तुम दूसरे का बोझ उठाने पर बज़िद हो तो तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए जुबैर आगे बढ़कर भीम सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। राजा के हुक्म से सिपाही तख्त और कुर्सियों के आगे निस्फ दायरे में खड़े हो गए। ओधे सिंह ने उठकर कहा, बेटा ओछा वार न करना, तुम एक खतरनाक दुश्मन के सामने खड़े हो। पिताजी आप फिक्र ना करें। ये कहते हुए भीम सिंह ने यके बाद दीगरे 3-4 वार कर दिए। जुबैर इस हमले की गैर मुतवक्के शिद्दत से 2-3 कदम पीछे हट गया और अहले दरबार ने खुशी का नारा बुलंद किया। जुबैर कुछ देर भीम सिंह के वार रोकने पर इक्तफा करता रहा। थोड़ी देर बाद तमाशाई ये महसूस करने लगे कि हमला करने वाले हाथ से हमला रोकने वाला हाथ कहीं ज्यादा फुर्तीला है। ओधे सिंह चिल्लाया, बेटा जोश में ना आओ, तलवार का ठंडा खिलाड़ी हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन जुबैर के चेहरे की पुरसकून मुस्कुराहट ने भीम सिंह को और ज्यादा सीख पा कर दिया और वो अंधाधुंध वार करने लगा। उसे आपे से बाहर आता देखकर जुबैर ने यके बाद दीगरे चंद वार किए और भीम सिंह को जारहाना हमलों से मदाफियत पर मजबूर कर दिया। कई दफा ऐसा हुआ कि भीम सिंह की तलवार बर वक्त मदाफियत के लिए ना उठ सकी, लेकिन जुबैर की तलवार उसे घायल करने की बजाय उसके जिस्म के किसी हिस्से को छूने के बाद वापस चली गई। दरबारी अब ये महसूस कर रहे थे कि वो जानबूझकर भीम सिंह को बचाने की कोशिश कर रहा है। भीम सिंह को खुद भी उसकी बदतरी का एहसास हो चुका था, लेकिन वो इतराफ़ शिकस्त पर मौत को तरजीह देने के लिए तैयार था। प्रताप राय भीम सिंह के बाप से पुरानी रंजिशों के बावजूद इंतहाई खुलूस से भीम सिंह की फतह की दुआएं कर रहा था, लेकिन भीम सिंह के बाजू ढीले पड़ चुके थे। राजा और अहले दरबार के चेहरों पर मायूसी छा रही थी। ओधे सिंह ने कहा, महाराज, भीम सिंह अपनी जान दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा, आप इसकी जान बचा सकते हैं। बड़ी रानी ने ओधे सिंह की सिफारिश की, लेकिन छोटी रानी ने कहा, महाराज, सिपाहियों को भीम सिंह की मदद का हुक्म देना इंसाफ नहीं। अपने बेटे के लिए ओधे सिंह की मोहब्बत ने जोश मारा है, लेकिन जब वो परदेसी 2 कदम पीछे हटा था उस पर किसी को रहम ना आया। अगर आप बचाना चाहते हैं तो दोनों की जान बचाइए। राजा तजब्जुब की हालत में कोई फैसला ना कर सका। अचानक जुबैर पै दर पै चंद वार करने के बाद भीम सिंह को चारों अतराफ से धकेल कर उसकी खाली कुर्सी के सामने ले आया। सिपाही जो नंगी तलवारें लिए खड़े थे इधर उधर सिमट गए। भीम सिंह लड़खड़ाता हुआ पीठ के बल कुर्सी पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जुबैर ने उसके सीने पर तलवार की नोक रखते हुए कहा, तुम अगर चंद साल और जिंदा रहो तो एक अच्छे खासे सिपाही बन सकते हो, लेकिन सरे दस्त तुम्हारी जगह ये कुर्सी है। भीम सिंह के हाथ से तलवार छूट गई और वो गुस्से और नदामत की हालत में अपने होंठ काट रहा था। राजा ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, लेकिन उनकी तलवारें बुलंद होने से पहले जुबैर भीम सिंह की कुर्सी के ऊपर से कूदकर प्रताप राय के पीछे जा खड़ा हुआ और पेशतर इसके कि प्रताप राय अपनी बदहवासी पर काबू पाता, जुबैर ने अपनी तलवार की नोक उसकी पीठ पर रखते हुए राजा से कहा, अपने सिपाहियों को वही खड़ा रहने का हुक्म दीजिए, वरना मेरी तलवार इस मूजी के सीने के पार हो जाएगी। राजा के इशारे पर सिपाही पीछे हट गए तो जुबैर ने फिर राजा की तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफ़ों के बादशाह, मुझे तुमसे नेक सलूक की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिन सलाहकारों ने तुम्हें अरब के साथ लड़ाई मोल लेने का मशवरा दिया है वो तुम्हारे दोस्त नहीं। जिन लोगों पर तुम्हें भरोसा है वो सब देवल के हाकिम का दिलो दिमाग रखते हैं। इसकी तरफ देखो, ये वो बहादुर है जो कुर्सी पर बैठा हुआ बेदे मजनू की तरह कांप रहा है। अब मैं तुम्हारे सामने इस शख्स से चंद सवालात करता हूँ। क्यों प्रताप राय, तुमने मुझे लड़कर गिरफ्तार किया था या दोस्ती का फरेब देकर जहाज से बुलाया था? जवाब दो। खामोश क्यों हो? अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखो, इन सिपाहियों की हिफाजत से तुम नहीं बच सकते। बोलो। ये कहते हुए जुबैर ने तलवार को आहिस्ता से जुम्बिश दी और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें जहाज पर बुलाया था, लेकिन महाराज का यही हुक्म था कि तुम्हें हर कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। राजा ने कहा, ठहरो, प्रताप राय ने हमारे हुक्म की तामील की थी। अगर तुमने इसके साथ कोई ज्यादती की तो कैदियों के साथ वो सलूक किया जाएगा जिसे तुम तसव्वुर में भी बर्दाश्त ना कर सकोगे। अभी हमने तुम्हारे मुतल्लिक कोई फैसला नहीं किया। हम खामखा अरब के साथ बिगाड़ नहीं चाहते। तुम्हारी कौम वाकई बहादुर है, लेकिन अगर तुम जरा समझ से काम लो तो मुमकिन है हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर दें। तुम्हारे सर पर इस वक्त 20 सिपाही खड़े हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा एक को मार सकोगे, लेकिन उस वक्त एक आदमी के बदले हम तमाम कैदियों को फांसी दे देंगे। अगर आप अपने साथियों की खैर चाहते हो तो तलवार फेंक दो। जुबैर ने कहा, मुझे तुम में से किसी पर एतबार नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपना नफ़ा और नुकसान सोचने का आखिरी मौका देता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मेरे साथियों के साथ बदसलूकी की तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे हर सिपाही के सर पर मेरे जैसे सरफिरों की तलवारें चमक रही होंगी। तुम्हें अगर जवाहरात और हाथियों का लालच है तो मैं इनका मुतालबा नहीं करता। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मुझे और मेरे साथियों को रिहा कर दो, खालिद और उसकी बहन को हमारे हवाले कर दो। राजा ने जवाब दिया, जब तक तुम तलवार नहीं फेंकते हम तुम्हारी किसी दरख्वास्त पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। जुबैर को राजा के मुतालिक कोई खुशफहमी ना थी। अगर उसे अपने साथियों का ख्याल ना आता तो वो यकीनन अपने आप को राजा के रहम करम पर छोड़ने की बजाय बहादुराना मौत को तरजीह देता, लेकिन बेवा औरतों और यतीम बच्चों के इबरतनाक अंजाम के तस्वुर ने उसका जोश ठंडा कर दिया।
उसे नाहिद का ख्याल आया और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मुख्तलिफ ख्यालात के गद्दाब में राजा की हौसला अफजा कलमात उसके लिए तिनकों का सहारा साबित हुए और उसने अपनी तलवार तख्त के सामने फेंक दी। राजा ने इत्मीनान का सांस लिया। प्रताप राय की हालत उस शख्स से मुख्तलिफ न थी जो भयानक सपने देखने के बाद नींद से बेदार हुआ हो। बड़ी रानी ने राजा के दाएं कान में कुछ कहा। महाराज, ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। राजा ने इशारे से वजीर को अपने पास बुलाया और आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने जवाब दिया, महाराज मुझसे बेहतर सोच सकते हैं। राजा ने कहा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये सरदार और मेरी रियाया मुझे बुज़दिल तो ख्याल ना करेंगे। महाराज, चांद पर थूकने से अपने मुंह पर छींटे पड़ते हैं। आप अपनी रियाया की नज़र में एक देवता हैं, लेकिन अब इन कैदियों को छोड़ना मसलहत के खिलाफ है। अरबों को यह जुर्रत नहीं हो सकती कि वो सिंध पर हमला करें, लेकिन इन लोगों को अगर इनके मुल्क में वापस भेज दिया गया तो ये तमाम अरब के साथ जंग करके मकरान का इलाका हासिल करने का इरादा बदल चुके हैं। तो बेहतर यही है कि इन सब को आज़ाद करने की बजाय मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि अरबों के पास इस बात का कोई सबूत ना हो कि हमने देबल से इनके जहाज लूटे हैं। इससे पहले हम अबुल हसन के मामले में मकरान के गवर्नर को टाल चुके हैं। अब भी अगर कोई इनका पता पूछने आया तो उसकी तसल्ली कर दी जाएगी। राजा ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि हम मकरान को फतह करने का इरादा बदल चुके हैं? वजीर ने जवाब दिया, महाराज, अगर आपका इरादा नहीं बदला तो फिर इन लोगों के मुतालिक सोचने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में इसकी कम से कम सज़ा ये हो सकती है कि शहर के किसी चौराहे में फांसी दी जाए, ताकि हमारे लोगों को मालूम हो जाए कि अरब आम इंसानों से मुख्तलिफ नहीं। राजा ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जहाज से एक अरब लड़का और लड़की गायब हो चुके हैं। अगर उन्होंने सिंध की हदूद पार करके मकरान में और अरबों को यह खबर पहुंचा दी तो मुमकिन है कि हमें बहुत जल्द लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़े। वजीर ने जवाब दिया, महाराज, अरब की मौजूदा हालत मुझसे पोशीदा नहीं। उनकी खाना जंगी को ख़त्म हुए ज़्यादा देर नहीं हुई और अब इनकी तमाम अफवाज शुमाल और मगरब के ममालिक में लड़ रही हैं। हमारे पास 1 लाख फौज मौजूद है और हम ज़रूरत के वक्त इसी कदर और सिपाही जमा कर सकते हैं। फिर राजपूताना के तमाम राजा आपके बाजगुजार हैं, वो आपके झंडे तले अरबों से लड़ना अपनी इज्जत समझेंगे। मुझे यकीन है कि जो अरब सिंध में आएगा वो वापस नहीं जाएगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम आज ही तैयारी शुरू कर दो। राजा से कानाफूसी खत्म करने के बाद वजीर अपनी कुर्सी पर आ बैठा। राजा ने सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, इसे ले जाओ, आज शाम तक हम इसका फैसला कर देंगे।